नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ की खबरें बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक नजर भोपाल मिंटो हॉल पर, जहां पर बापू की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। महात्मा कहा है, हनुमान जी न ऋषि थे, न मुनि थे, न किसी दिव्य परंपरा से आए थे, लेकिन जब भी योगियों का नाम आता है हनुमान जी शीर्ष पे होते हैं। क्या बात है कि जिसके जीवन में महात्मा जैसी कोई शैली न हो, उसको संसार महात्मा कह रहा है। क्या बात है कि उसको संसार योगी कह रहा है। हनुमान जी को दोनों कुछ मामलों में अनूठे थे, इसलिए याद रखिएगा, ये शाम एक महात्मा और एक योगी के नाम है। इसको और किसी दृष्टि से मत देखिएगा। अरे भैया, जो भी काम करो ठीक से किया करो, बस यही मैं कह रहा हूं। ताली बजाओ तो ठीक से तो बजाओ, बैठे आराम से। गांधी को सुन रहे हैं और ताली ठीक से ना बज रही तो फिर गांधी तो पूरे जीवन भर यही कहते रहे, जो करो ठीक से करो, न समझ में आए तो न करो। और ताली जब आप बजाते हैं तो आपके मन को ये पता लग जाता है क्यों बैठे और काहे के लिए बैठे। अब देखो देवियों और सज्जनों, मेरा रोज का धंधा है ये कथा करना। रोज महीने में 25-27 दिन बोलता हूं, तो आप श्रोताओं को देख के मुझे एक अनुभव हो जाता है कि दो तरह के श्रोता होते हैं, एक आए गए, एक लाए गए। अब इसमें से बहुत सारे लाए गए फंसे होंगे नहीं होंगे। आज यहां जो भी व्यक्ति आया है वो कहीं ना कहीं दिल में गांधी जी और हनुमान जी को लेके आया। इसलिए जब ताली बजाएं तो थोड़ा दिल से बजाइए, कम से कम लगे तो सही। और नहीं तो हम तो कथाएं करते हैं तो लोगों को देखते हैं कि बस आ जाते हैं और बैठ जाते हैं और कथा सुन लेते हैं। मैं तो जब भागवत की कथा करता हूं 3 घंटे रोज, सारे बूढ़े आके सुनते हैं हमारी कथा। एक बार मैं कहीं कथा करता था भागवत की, तो मैं देखता एक 85 साल की माई सामने आठ के एकदम एक टक मुझे देखती। कोई 3 घंटे आपको एक टक देखेगा तो आप असहज हो जाएंगे। मैं भी सोचता ये माई 3 घंटे मुझको एक टक देखती। चौथे दिन मैंने भी पूछा, माई आप बड़ी ध्यान से मुझको देखती हैं एक टक, आपको कथा अच्छी लगती? और माई का जवाब सुनिएगा। उसने कहा, पंडित जी मुझको तो सुनाई नहीं देता। 85 साल की माई। अरे मैंने कहा, जब सुनाई नहीं देता तो बैठ के देख क्या नहीं मुझको? अगला जवाब और सुंदर दिया। उसने कहा, देखो पंडित जी ये सब तो ना मालूम, लेकिन मेरी बहू से इन दिनों मेरा घोर पंगा चल रहा है और मुझको उसकी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं आपको ही देखती रहती हूं, आप उससे थोड़ा ठीक दिखते हैं मुझे। अब ये कोई बात होती है? आप देखने तो नहीं आए मुझको या कमलनाथ जी को, आप आए हैं हनुमान जी को ले जाने के लिए, आप आए हैं गांधी जी को ले जाने के लिए। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से कब छूट गई हमको पता नहीं लगा। इसलिए सुनने के लिए मत सुनिएगा, जानिए ये महानिर्वाण कार्यक्रम क्यों किया गया। जिस दिन भगवान श्री राम इस संसार से जा रहे थे, भगवान ने हनुमान जी को बुला के कहा, हनुमान मैं जा रहा हूं, आज मेरा निर्वाण हो जाएगा, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है, मेरे जाने के बाद मेरे भक्तों का क्या होगा। क्योंकि रूप रावण को तो मैंने मार दिया, लेकिन अरूप रावण आज भी जिंदा है, मैं जानता हूं हनुमान। राम बोले, और ये बिल्कुल सही है। राम ने जिसको मारा था वो तो रूप रावण था, अरूप रावण तो तब भी जिंदा था और आज भी लोगों के भीतर आ जाता है। तो राम ने कहा, मेरी चिंता है मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे भक्तों का क्या होगा। और हनुमान रावण कभी किसी से नहीं डरा। सच तो यह था कि रावण राम जी से भी नहीं डरता था। रावण दुनिया में एक ही व्यक्ति से डरा था और वो थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को देखते कांपता था विश्व विजेता रावण। क्या था हनुमान जी में? सत्य, अहिंसा और राष्ट्रभक्ति के जो प्रयोग हनुमान जी ने किए, वही प्रयोग गांधी जी ने किए। इसलिए गांधी जी और हनुमान जी को साथ में याद करने का मतलब ही यह है। तो राम ने कहा, हनुमान मेरे जाने के बाद मैं तुझको छोड़ के जा रहा हूं। और हनुमान जी आज भी जीवित देवता के रूप में हमारे बीच है। आप याद करके देखिएगा, आपको अपनी अनुभूति कराएंगे। अष्ट चिरंजीव देवताओं में से एक है। और ऐसी ही जब गांधी जी इस संसार से जा रहे थे
तो गांधी जी को इस बात की चिंता हुई कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे भारतीय मनुष्यों का क्या होगा, क्योंकि मैंने रूप अंग्रेज को तो हटा दिया, लेकिन अरूप अंग्रेज जो लोगों के बीच में बैठ गए हैं, उतर गए हैं, इनका क्या होगा, और वो आज तक नहीं गए। तो गांधी जी को लगा कि मैं भी कुछ छोड़ के जाता हूं। तब 3 जीवन के सूत्र गांधी जी छोड़ गए: सत्य, अहिंसा और राष्ट्रभक्ति। यदि ये 3 सूत्र आज हम बचा लें तो वो जो अरूप अंग्रेज आज भी छूट गए, उनसे हमको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हमने हनुमान जी के झरोके से गांधी जी को देखा है। आज केवल गांधी जी को देखेंगे तो हो सकता है आपके मन में कई सवाल आ जाएं, पर हनुमान जी के झरोके से देखेंगे तो गांधी जी उतने ही पूजनीय, उतने ही मान्य, और मैं तो कहूंगा महात्मा का स्वरूप आपको समझ में आ जाएगा। हमने गांधी जी के साथ क्या किया? खूब पूजा, खूब माना, लेकिन जो वो कहते थे, जो वो करते थे, वो हम कर पाए? क्या किया हमने गांधी जी के साथ? किसी शायर ने लिखा है, मुझे नाम याद नहीं है, पहले तराशा उसने मेरे वजूद को कांच की तरह, पहले तराशा उसने मेरे वजूद को कांच की तरह, और फिर सारे शहर के हाथ में पत्थर दे दिए। क्या किया हमने? क्या हम सचमुच उनको जान पाए, उनको मान पाए? तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसीलिए जयप्रकाश नारायण कहा करते थे अपने समय में कि मैं और मेरे समकालीन किताबों से निकले, लेकिन गांधी जी किसी किताब से नहीं निकले, गांधी जी से किताबें निकलती है। ये जेपी के शब्द थे। ऐसा ही एक बार तुलसीदास जी से किसी ने एक सवाल पूछा कि आपने जो सुंदरकांड लिखा है उसमें से हनुमान जी बहुत अच्छे निकले, सुंदरकांड के हनुमान जी। तो तुलसीदास जी ने कहा संशोधन कर लें, मेरे सुंदरकांड में से हनुमान जी नहीं निकले, हनुमान जी में से मेरा सुंदरकांड निकला है। ये बिल्कुल साफ बात थी। इसीलिए हम आज गांधी जी को, हनुमान जी को ठीक से याद करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की नई पीढ़ी के मन में सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, ये शब्द बड़ी आसानी से न उतरे हैं। पर देवियों और सज्जनों, इस कार्यक्रम को करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये नई पीढ़ी जान ले, गांधी जैसे व्यक्ति को जो उत्कर्ष मिला, जो प्रयोग उन्होंने किए, वो आज भी जीवंत हैं। हमें ये प्रयोग करना चाहिए। तो गांधी जी तो कहते थे, मैं जिज्ञासु हूं, लगातार प्रयोग करता हूं, आज जो कर रहा हूं हो सकता है कल बदल दूं। तो यही तो एक प्रयोग धर्मिता की विशेषता है। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया, आपने कभी विचार किया वो क्यों किया? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं गांव की सरकार की तरफ। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। मतदान दलों को मतदान केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया है, तो ज्यादातर मतदान दल मतदान सामग्री लेकर अपने अपने पोलिंग बूथ पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं 8 तस्वीरें। राजनांदगांव, सूरजपुर, बलरामपुर, बालोद, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, धमतरी और मुंगेली की तस्वीर, जहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पंचायत चुनाव के दूसरे फेज के लिए कल मतदान होगा। 21 जिलों के 36 विकास खंडों के 2505 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। तो वहीं 19,870 पंच पद के लिए 48,952 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और 2,396 सरपंच पद के लिए 10,496 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जबकि 658 जनपद सदस्य के लिए 2,870 उम्मीदवार अपना दम गांव की सरकार के लिए दिखा रहे हैं। कुल 23,012 पदों पर चुनाव हो रहा है और इसके लिए 62,730 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांव की सरकार के लिए दूसरे चरण के लिए 31 जनवरी को मतदान की पूरी तैयारी कर ली गई है। मतदान के लिए करीब 60,000 से ज्यादा मतदान कर्मियों को तैनात किया गया और इस मतदान के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों के 90 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया है। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर से भी मतदान कर्मियों को भेजने की तैयारी है। दूसरे चरण के लिए मतदान होना है 2505
ग्राम पंचायतों में मतदान होना है, किस तरह की तैयारियां हैं, हमारे साथ बात करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह हैं। सर, किस तरह की तैयारी की गई हैं कल के लिए मतदान के लिए? कल 21 जिलों के 36 विकास खंडों में द्वितीय चरण का मतदान होगा, जिसमें 6,353 मतदान केंद्र हैं और लगभग इसमें 1676 संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं। बस्तर संभाग के कुछ जिलों में मतदान दल हेलीकॉप्टर से भी हैं और कुछ दूसरे माध्यम से भी उनको भेजा जाता है, लेकिन कल 6:45 तक उनकी वहाँ मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं। रायपुर से संवाददाता सुरेंद्र सिंह विनोद कुशवाहा जगदलपुर से लाइव जुड़ गए हैं और सीधे रुक करते हैं सबसे पहले रायपुर का। सुरेंद्र, दूसरे चरण के दंगल के लिए क्या खास तैयारियां देखी जा रही हैं? देखिए रेणु, जिस तरह से गांव की सरकार को लेकर कल मतदान होना है और मतदान का समय 2 समय निर्धारित किए गए हैं, खासकर जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहाँ 6:45 सुबह से लेकर 2 बजे तक मतदान होना है और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक मतदान होना है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रशासनिक तैयारियां हो, सुरक्षा की तैयारियां हो और जो तैयारियां होती हैं मतदान केंद्र पर, क्योंकि मतदान केंद्र के मतदान होने के बाद वहीं पर मतगणना भी होनी है, तो उसके सुरक्षा इंतजाम काफ़ी पुख्ता किए गए हैं। क्योंकि पहले चरण में जिस तरह से चुनाव को लेकर वहां पर कुछ कहासुनी हुई थी, कुछ मतदान कर्मियों को बंधक बनाया गया था, तो इस तरह से इस बार इस तरह की व्यवस्था वहां पर ना हो, अव्यवस्था का आलम ना हो, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं तैनात की गई हैं। 60,000 से भी अधिक मतदान कर्मियों को इसके लिए तैयार किया गया है, उनको पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो अब जिस तरह, क्योंकि बस्तर का काफ़ी कठिन वहाँ पर मतदान होता है, 6 जिलों में मतदान होना है बस्तर संभाग के, वहाँ पर जो 90 मतदान केंद्र है उनको शिफ्ट करना है। तो इस तरह से तमाम वो तैयारियां हैं, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसकी पूरी तैयारी की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। पुलिस ने, प्रशासन ने भी अपनी पूरी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 21 जिलों में मतदान होना है, तो ये सुबह 6:45 से शुरू होकर जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर शुरू होगा और 2 बजे तक चलेगा और जो मैदानी क्षेत्र है सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक मतदान होगा। रेणु, बिल्कुल। और साथ ही कोंडा गांव से विवेक श्रीवास्तव भी लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, कोंडा गांव में खासतौर पर जो नक्सली इलाका है वहां पर कैसी तैयारियां देखी जा रही, तकरीबन कितने जवान तैनात किए गए हैं? देखिए रेणु, ये बता दो कि जहाँ पे अभी तो कल दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, इसमें दो ब्लॉक हैं, इसमें फरसगांव ब्लॉक है, उसमें 2 ही मतदान केंद्र ऐसे थे जो काफी अति संवेदनशील थे, इनको शिफ्ट कर दिया गया है। और जो मतदान कराने के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसमें जवानों की संख्या अधिकारी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सुरक्षागत कारणों से हम कहाँ पे जवान तैनात होंगे, कितने जवान तैनात होंगे, इसकी हम जानकारी नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से पहले फेज में जो 84 अति संवेदनशील क्षेत्र थे वहां से जिस तरीके से शांतिपूर्ण मतदान कराया गया, ठीक उसी तरीके से अभी जो दूसरे चरण का मतदान है उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। जी बिल्कुल। और विनोद कुशवाहा भी जगदलपुर से जुड़े हुए। विनोद, दूसरे चरण के दंगल के लिए तैयारियां तो जोरों शोरों से की जाती रही पहले चरण में भी, लेकिन कुछ जो कमियां थी उनको क्या पूरा किया गया इस बार? निश्चित तौर पर रेणु, दूसरे चरण का मतदान है कल बस्तर विकासखंड और लोहंडीगढ़ विकासखंड में है। और यहाँ पर जो पुरानी जो कमियां थी, खासतौर पर ये बातें सामने आई थी कि जो मतपत्र हैं उनमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कहीं कहीं पर स्याही धुंधली है। तो इन तमाम बातों को जो है जिला निर्वाचन ने देखा और उसके बाद इनको दुरुस्त भी किया है, ताकि इस तरह की गलतियां या गड़बड़ियां दोबारा ना हो। और जितने भी मतदान दल कर्मी हैं वो अपने अपने पोलिंग बूथ पर जा पहुंचे हैं। और कल सुबह 6:45 बजे, चूंकि नक्सल प्रभावित इलाका है बस्तर का ये दोनों विकासखंड, तो यहाँ पर 7:45 बजे से 2 बजे तक मतदान का समय रखा गया है। और जितने भी मतदान दल कर्मी हैं, क्योंकि जैसी पहली तैयारी थी जिला निर्वाचन की, 1 पीठासीन अधिकारी और इसके बाद मतदान कराने वाले 4 अधिकारी, यानी कुल 5 लोगों की टीम एक पोलिंग बूथ में है, उनको पहुंचाया गया। जो संवेदनशील, खासतौर पर लोहंडीगुड़ा का जो इलाका है वहां पर 24 जो मतदान केंद्र हैं वो अति संवेदनशील और 27 मतदान केंद्र संवेदनशील आते हैं। बस्तर में 10 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। तो ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके सुरक्षा एजेंसियों को वहां पर तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर तैनात की गई है। यानी कुल मिलाकर जिला निर्वाचन ने पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कल के दूसरे चरण के जिला पंचायत के चुनाव के लिए कर ली है। जी बिल्कुल। और साथ ही विनोद, जैसा कि आप हमेशा जमीन पर रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उस तरफ लोगों की क्या सोच है इस बार जो दूसरे चरण का जो दंगल होगा
उम्मीद है कि पिछली बार की तुलना में इस बार और ज्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे मतदान करने के लिए? निश्चित तौर पर पहले प्रथम चरण में दिखा है कि महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। लोग सुबह से ही, यानी जब मतदान का समय शुरू नहीं हुआ था उससे पहले ही लोग बड़ी संख्या में वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचने लगे थे। माना यह जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र है और जिस तरह का समय निर्धारित किया गया है तो निश्चित तौर पर मतदाताओं की संख्या जो है मतदान केंद्रों पर काफी बड़ी संख्या में नजर आएंगे, क्योंकि सुबह का वक्त है और अभी ठंड भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी मतदाताओं को और लोग बढ़ चढ़ करके मतदान के काम में हिस्सा लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही सुरेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। पोलिंग बूथों के बाहर काफी बड़ी संख्या में लाइन लग जाती है, महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंचती हैं, कई महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंचती हैं, तो क्या ऐसे कुछ खास इंतजाम भी किए गए हैं पोलिंग बूथों के बाहर ताकि जो मतदाता पहुंचे उनको असुरक्षा ना हो, व्यवस्थाएं पूरी हों? देखिए रेनू, जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है, जो अगर विकलांग दिव्यांग अगर मतदाता जाते हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही वहाँ पे वॉलेंटियर लगाए गए हैं, जो वहाँ के जो वॉलेंटियर होते हैं गांव के, उनको वहाँ पर तैनात किया गया है। और साथ ही जिस तरह से अगर बस्तर के जो पिछले पहले चरण की बात करें तो वहाँ पर 10% मतदान अधिक हुआ है। तो जिस तरह से ये संकेत जो मिल रहे हैं और इस बार तकरीबन 80% से अधिक मतदान पहले चरण में हो चुका है और इस बार जिस तरह से मतदान की जो प्रतिशत है वो बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने जो अभियान चलाए थे उनका लाभ मिल रहा है। साथ ही सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। पहली बार गांव की सरकार पंचायत चुनाव में सेल्फी जोन बनाए गए हैं, वहां पर ग्रामीण लोग जाते हैं, जो मतदाता हैं वो फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी जोन बनाए गए। तो इस तरह तमाम वो सुविधाएं बनाई गई हैं जिससे मतदाता बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और न्यूज 18 से अपील भी की है राज्य निर्वाचन आयोग ने कि सभी मतदाता इस महाकुंभ में अपना जो है पूरा सहयोग करें और मतदाता। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र। एक बार फिर से विवेक श्रीवास्तव की तरफ रुख करते हैं। विवेक, अब जनता का रुख कैसा नजर आ रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण में जो बातें खुलकर सामने आई हैं और आज जिस तरीके से कुछ परिणाम सामने आए हैं वो प्रदेश सरकार के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का जो रुख है वो किसी बातों को लेकर 11 महीने की सरकार की कुछ बातों को या वादों को पूरा नहीं करने जाने से नाराज नजर आ रही है। और जिस तरीके से पहले चरण में जनता ने जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, खासकर महिलाएं वोटर हैं, वो काफी अपनी सहभागिता दिखाती नजर आई है। तो इस बार भी इस तरह ये लग रहा है कि महिला वोटरों की जो संख्या है वो फिर इस बार मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। और जिस तरीके से मतदाता खामोशी, पहले चरण में मतदाता खामोशी ओढ़ के बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं दूसरे चरण की जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो मतदाता की खामोशी और मतदाताओं का रुझान स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे दोनों राजनीतिक दलों पर की बेचैनी बढ़ी हुई है कि बिल्कुल जनता की खामोशी राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ा ही देती है, क्योंकि परिणाम बहुत आश्चर्यजनक आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली